Hello everyone. So this is Rashmi and from today onwards we are going to start our new topic that is computer organization and architecture on your demand basis. तो सबसे पहले मैं सारे लर्नर्स को ये बोलना चाहूँगी कि वॉट एवर वीडियोज आई एम अपलोडिंग आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि दिस इज़ अ वेरी हाई वेटेज टॉपिक एंड रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि 6 to 7 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. हेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक भी सब्जेक्ट यूजीसी नेट में छोड़कर नहीं जाना है बिकॉज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि ऑलवेज दे आर गोइंग टू आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दे आर गोइंग 6 to 7 क्वेश्चन में आपके 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं. वो आपको जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए एंड दे आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड. सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक लेट्स डिस्कस सिलेबस बिकॉज आपको सिलेबस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर यूनिट वाइज हम देखेंगे तो इस यूनिट का भी आपका 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है. हर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ 10 क्वेश्चन पर यूनिट. ओके, तो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो इट्स एवरी टाइम फिक्स्ड. जो आपका ये रेड मार्क है बूलियन अलजेब्रा एंड मैप सिंप्लीफिकेशन, every time you will expect one question from this and this is very easy topic. आपको ये किसी भी हाल में मिस करके नहीं जाना है एंड एक एक क्वेश्चन को ही जोड़कर आपको आराम से 70+ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो. तो पहला पॉइंट ये है कि आपको लॉजिक गेट खुद से पढ़ना है. क्यों? क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पढ़ा है. आपको सिर्फ रिवीजन करना है. एंड अगर बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं फिर कोशिश करूंगी उसके 2-3 लेक्चर्स आपको बता दूं. तो पहला इसमें आपका जो डिजिटल लॉजिक सर्किट है इसमें एवरी टाइम यू विल एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम के मैप. उसके बाद जो ये टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसमें आपका फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर आता है, इसमें एवरी टाइम यू विल एक्सपेक्ट इजी क्वेश्चन. तो इसका आपको ओवरऑल थ्योरी मालूम होना चाहिए बिकॉज अगर वो थ्योरी क्वेश्चन आता है तो थ्योरी क्वेश्चन मस्ट बी करेक्ट. ओके, तो ये बात हो गई पहले सब टॉपिक की जो आपका यूनिट 2 का है. इसमें से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. उसके बाद बात आती है डेटा रिप्रेजेंटेशन की. तो एवरी टाइम यू विल एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम. अगर आपको पेपर 2 में नहीं आ रहा है तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन इन पेपर 1 ऑल्सो. इसीलिए आपने जो भी कहीं से भी अगर किसी भी स्टडी मटेरियल से पढ़ा है तो उसमें आपको ये चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है. अगर आप नवंबर 2020 का क्वेश्चन देखोगे उसमें आपके रेडिक्स पे क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो कहाँ से उठा रहे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा रहे. तो आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए. तो हेंस यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद अब यहाँ से आप देखो आपका यहाँ से कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू होता है जिसमें एक एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन. नेक्स्ट है आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन. देन ये वाला जो टॉपिक है आप इसको स्किप भी कर सकते हो बिकॉज असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सारी चीजें आप कंपाइलर में पढ़ोगे. ठीक है, तो अगर आपने कंपाइलर में अगर उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है देन ऑल्सो आप पेपर 1 में एंड पेपर 2 में इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो. तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें RISC एंड CISC, इस पे बहुत बार आपका सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछा है. तो आपके इसकी प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए. ऑलरेडी हमने उस पर एक वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हो. उसके बाद यहाँ पे इंटरप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाना है. इसके बाद इसमें जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर उन्होंने थ्योरी पूछा. एंड इंटरप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अब इसमें अगर आप मान लो इसमें आइदर दे कैन आस्क यू 2 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एंड इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी. कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. तो रिसेंट आपका 2018 से ये ट्रेंड देखा गया है कि पाइपलाइन पे दे आर सिंपली आस्किंग यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको फॉर्मूला सारे याद है तो आप इजिली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. नवंबर 2020 में ये देखा गया है कि आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था. उसके बाद उन्होंने पैरेलल प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइनिंग पे एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा था. तो दिस इज वेरी हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है. इसके बाद जो मेमोरी हायरार्की है, मेमोरी हायरार्की आपकी पेपर 1 के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. वो आपको हायरार्की में से एवरी टाइम क्वेश्चन पूछते हैं. एंड अगर पेपर 2 की बात करें तो मेमोरी हायरार्की से यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपके डायरेक्ट मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी एंड कैश मेमोरी पे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. अगर आप गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी हो जाएगा. एंड फाइनली मल्टी प्रोसेसर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं इस
लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स बताया है, तो जो भी लर्नर्स इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन देखेंगे, जिस पे मैंने हाईलाइट किया वो टॉपिक आप एक एक दिन का टारगेट लेके उस सिर्फ टॉपिक को पढ़िए एंड उस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा पढ़ने की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी भी बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, डिफिकल्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए। रेदर देन कि आप इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, तो उतना ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं कि आप उस टॉपिक पे पूरा पूरा दिन लगाओ। तो ये हो गई सिलेबस डिस्कशन की बात। नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि अगर आप अपना ये सिलेबस देखेंगे तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर मैं ये बोल के चलूँ कि मैं आने वाले 10 डेज में पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दूंगी, तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा टॉपिक है, कहीं ना कहीं इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट, उसमें आपको कैचअप करने में बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आई विल डिस्कस यू द कॉन्सेप्ट। बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर 2018 से क्वेश्चन लगाना शुरू किया है, तो आपको ये इजीली मालूम पड़ता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी टॉपिक को उठाएंगे जो एवरी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर। तो इफ एनीवन नोज देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस दोनों से क्या डिफरेंस समझते हो, या दोनों आप ये समझते हो सेम ही है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको अपने हार्डवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको अपने सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो आपसे किसी भी तरीके का इंटरव्यू में या किसी भी कंपनी परस्पेक्टिव में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की। व्हाट इज आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर मीन्स कि सपोज इफ यू हैव अ लैपटॉप, करेक्ट, आपके लैपटॉप में मेमोरी आपने क्या यूज़ किया है, उसका कीबोर्ड कैसा है, उसमें कौन सा माउस आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपके क्या क्या अलग से पोर्ट बने हैं जिसको आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, उसमें माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज़ हुआ है, उसमें आप प्रोसेसर्स कौन सा यूज़ करो और उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड है। दिस इज अबाउट द आर्किटेक्चर कि आप एक आर्किटेक्चर सोचते हो कि हाँ मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, मुझे एचपी का लैपटॉप चाहिए, या मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए। डिपेंड्स कि आप अपने यूजर के अकॉर्डिंग, आपके जो भी फीचर्स है, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि विच आर्किटेक्चर इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट और रिक्वायरमेंट कि आपका क्या नेसेसिटी है, आपका क्या यूज है, उसके बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन की जो बात होती है दैट इज नोन एज आर्किटेक्चर। ओके, तो जिसमें आपका सीपीयू का डिजाइन आएगा। सीपीयू का डिजाइन मतलब सीपीयू की इंटरनल वर्किंग क्या है वो हमें अच्छे से समझना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेबस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, देन व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। अभी अगर हमने डीबीएमएस पढ़ा तो डीबीएमएस में एवरी थिंग्स पढ़ते इन द फॉर्म ऑफ डेटा, दैट इज वी हैव सो मेनी इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा। और जब आप उस डेटा को स्टोर करते हो एक किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी एक एप्लीकेशन में, देन दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिमिलरली डेटाबेस में जब आप एक एसक्यूएल फाइल करोगे, जब आप एक ट्रिगर लिखोगे, जब आप एक व्यू बनाओगे, दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज अलग अलग, ये क्या है, ये सारे आपके एसक्यूएल के अलग अलग फीचर्स हैं, करेक्ट। या आप जो एक ट्रांजेक्शन लिखते हो तो ये क्या है, सारे एक एक ट्रांजेक्शन हैं। सिमिलरली उस ट्रांजेक्शन को आप कंप्यूटर सिस्टम में बोलोगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपने क्या किया, आप स्टार्ट मेन्यू पे जा रहे हो, वहां से आप वर्ड को ओपन कर रहे हो, देन यू आर प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम कि हम वर्ड की फाइल एक ओपन करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से आप एक वर्ड की फाइल ओपन करते हो, लेट अस सपोज इफ अगर हमने इंटर किया कीबोर्ड से 5+4, इसका अगर हमने प्रोग्राम लिखा, इफ एनी वन हैज एनी डाउट जस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है, यस और नो? So just write in the comment section so that I will came to know कि my audio is clear and video is also clear. Okay, instruction means whatever we are writing. Let us suppose अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ कि we have to add two numbers, तो हम 4+5 करते हैं। ठीक है, आप किसी भी IDE का यूज करके आप इसको कंपाइल करोगे, रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, बट इंटरनली ये आपके सिस्टम में कैसे स्टोर हो रहा है वो आपको जानना चाहिए। तो इतना हम मान के चलते हैं कि आपको ये मालूम है whatever information is going to be stored in your computer system, that information is stored in the format of what, binary number system.
that is in the form of 0 and 1. Each and every instruction, जैसे मैं यहाँ पे पेन से लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे पीपीटी क्रिएट किया, वॉट एवर आई एम राइटिंग, होल थिंग इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. क्यों? क्योंकि मशीन आपका सिर्फ मशीन इंस्ट्रक्शन को 0 1 के फॉर्मेट में ही समझता है. तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, दैट इज 101 एंड 4 का होगा 100. करेक्ट. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपरेटर. तो ऑपरेटर का भी यहाँ पे एक प्रॉपर इसका रिप्रेजेंटेशन है एंड इसके फॉर्मेट में आपका वैल्यू स्टोर होता है. तो दिस इज व्हाट अ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बात आती है एड्रेसिंग मोड. तो एड्रेसिंग मोड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, एवरी टाइम यू विल एक्सपेक्ट अ थ्योरी क्वेश्चन. तो 2 साल से आपके यूजीसी नेट में एड्रेसिंग मोड पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है. लास्ट टाइम 2019 में उन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था. तो दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अगर आपने एक समझा, उसी से आप सेकंड समझोगे, थर्ड समझोगे, फोर्थ समझोगे. तो एड्रेसिंग मोड आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पे ऑलरेडी मैंने एक 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड किया है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर कवर अप कर लेना. उसके बाद डेटा का फॉर्मेट क्या है. डेटा का फॉर्मेट मीन्स कि अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो कई बार उन्होंने क्वेश्चन से पूछा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है, साइंड अनसाइंड के फॉर्मेट में बताना है. अगर हमने यहाँ पे लिखा सपोज 5, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 101. अगर मैं आपको बोलूंगी +5 लिखो, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बिकॉज दिस इज अ साइन बिट, अनसाइंड सॉरी. तो अनसाइंड जी हम प्लस को कैसे लिखते हैं, 0 के फॉर्मेट में, दैट इज 101. अगर मैंने आपको बोला -5, तो -5 को आप कैसे लिखोगे, 101. तो दिस इज हाउ कि माइनस इज अ अनसाइंड, साइन सॉरी साइंड है ये. तो साइन में आपके कई सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आपको 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, सो एंड सो सारा आना चाहिए. ओके क्योंकि इस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप केवीएस या एनवीएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आईटी बैंक ऑफिसर्स का भी एग्जाम दे रहे हो, तो दिस आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि एवरी टाइम रिपीटेडली इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है. ठीक है. तो यहाँ तक बात हो गई आर्किटेक्चर की. यहाँ तक क्लियर है? शुड आई प्रोसीड अहेड? नाउ लेट अस सी व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. वो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज सी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को मेरा ऐसा मानना है कि मैं लास्ट 2 ईयर्स से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ क्लासेस दे रही हूँ. दे ऑल टोल्ड मी कि मैम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारे हम पढ़ तो लेते हैं बट इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते नहीं है. क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए बनते हैं कि यू आर जस्ट रोट लर्निंग. आप क्या कर रहे हो, किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो एंड उसको सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हो. तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको याद नहीं करना है. आप जब तक उसको डेप्थ में जाके नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एवरी टाइम दे आर आस्किंग न्यू पैटर्न. यूजीसी नेट में तो एवरी टाइम दे आर आस्किंग न्यू पैटर्न. तो आपको इस तरीके से ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को आपस में रिलेट करने की कोशिश करिए. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोआ समझोगे, अगर आप इसके मेमोरी के क्वेश्चन लगा जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी मैनेजमेंट है, जो अगेन एक पेजिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है, फिर आपको वो इजी होगा. तो दोनों को आपस में इंटर रिलेट करके ही पढ़ना है आपको. उसके बाद लेट अस सी व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मींस कि व्हेनेवर यू आर इंटरकनेक्टिंग सो मेनी फिजिकल डिवाइसेस, देन आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है. लेट अस सपोज, लेट मी गिव यू एग्जांपल कि जब आप पेन टैब परचेस करोगे और जब आप इससे लिखना शुरू करोगे ना, तो लेट अस सी कि अभी यहाँ पे मैं बहुत स्मूथ लिख रही हूँ. बट स्मूथ कब लिख रहे हो कि जब मैंने एक हार्डवेयर डिवाइस खरीदा, इसका मैंने एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड किया, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, दैट्स वाई इसका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है. तो जब आपने एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया कि आई एम गोइंग टू परचेज एप्पल लैपटॉप, ठीक है, तो एक्टिव एप्पल लैपटॉप के लिए फिर आपके अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं. तो वो हार्डवेयर डिवाइसेस आपस में कैसे आप इंटरकनेक्ट करोगे सो दैट कि आपका जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजफुल होना चाहिए, आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए. एंड आप जो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हो, लेट सपोज आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हो, तो इसके साथ आप जो भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके मॉनिटर पे प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए. तो दिस इज हाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग सो दैट कि आप एक सक्सेसफुल सिस्टम का यूज कर सको एंड वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो सके. तो यहाँ पे जो हमने बात करी है, that is CPU design. This is one of the topic.
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये आपका एक टॉपिक आपको पढ़ना है, एड्रेसिंग मोड, दिस ऑल आर द टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो आई होप इस 2 स्लाइड में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज योर सिलेबस। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि अगर मैंने यहाँ पे ये बात करी है कि डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, तो सर्किट मीन्स व्हाट, कि आपका जो सिस्टम का मदरबोर्ड है, जो आपने माइक्रो प्रोसेसर यूज किया है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। लॉजिक गेट का मीन्स क्या हुआ कि वो आपस में किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। के मैप का क्या हुआ कि जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो उस इंस्ट्रक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जो हम लोग सर्किट डिजाइन में पढ़ते हैं। उसके बाद ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन आपके रजिस्टर में स्टोर होता है। रजिस्टर बहुत महंगा होता है, उसके लिए फिर आपका कैश होता है, देन आपका मेन मेमोरी होता है, देन आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ईच एंड एवरी मेमोरी में आपके सर्किट्स डिजाइन होते हैं जो कि सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा टॉपिक को रिलेट कर लिया। उसके बाद जब आप कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो एज वी ऑल नो कि आपका नंबर सिस्टम में बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, हेंस आपको बाइनरी नंबर सिस्टम आना चाहिए। उसी में जब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए, आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जब आपका एक इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से मेन मेमोरी में कैसे इंस्ट्रक्शन ट्रैवल होगा, फिर उसके लिए क्या होता है, आपके बसेस होते हैं। तो जब आपने कभी भी अगर कोई सीपीयू खुला हुआ देखा होगा तो सीपीयू में आपका फैन होता है, आपके कई सारे केबल्स होते हैं। तो केबल्स के थ्रू ही आपके इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद आपके कई सारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। लेट अस सपोज अगर हम एक अपने बेसिक में पढ़ते हैं कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, दैट इज अगर मुझे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, नोटबुक लोगे और उसमें आप 2+5 कर दोगे, डेट इज 7। अब हमने बोला कि भाई आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको उसका एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखना मीन्स आपको यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप किसी एप्लीकेशन पे जाके रन करोगे, तो उस पर रन कैसे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में कैसे स्टोर हो रहा है, इसी को आपको पढ़ना है रजिस्टर, ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस में। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन उसके बाद आपका फिर यहाँ पे ये टॉपिक समझ में आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। तो जो अभी हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आपका स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने का एक साइकिल होता है। जैसे अगर आपने सपोज 2+3=5, ये आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, तो मुझे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा एक जवाब देना कमेंट सेक्शन में। लेट अस सपोज अगर मैंने सी की बात करती हूँ, तो मैंने सी में स्कैनफ यूज किया है एंड एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल लिया है और उसमें मैं 2, 3 को स्टोर करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम प्रिंटफ में यहाँ पे सम प्रिंट करा देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस प्रिंटफ को उठा के स्टेप 1 कर दूं तो क्या मेरा ये टास्क परफॉर्म होगा, यस और नो? नो, क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली ये आप लोग सब समझते हो, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक मालूम है। बेसिक मालूम है तो एज वी ऑल नो। अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले एक एल्गोरिदम को डिजाइन करेंगे। एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट ही नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप आउटपुट के लिए जाओगे और एक सम नाम का वेरिएबल प्रिंट कराओगे, ये आपको कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। It means each and every instruction must be executed in a sequence, and that sequence is what? Fetch, execute, decode and store. ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को ये स्टेप फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये समझा। फिर अब बात आती है कि जब आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, देन व्हाट इज द इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब है कि आपने क्या किया, एक्स और वाई में वैल्यू स्टोर कराया, पर लेट अस सपोज आपका पावर फेलियर हो गया,
तो पावर फेलियर होने का ये मीनिंग है कि अभी तक आपने उस फाइल को स्टोर नहीं किया, तो अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो लोकल बफर में कर रहे थे। तो लोकल बफर मीन्स कि वो एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है, तो वो आपका डिलीट हो गया। क्यों? जब तक आप फाइल को सेव एज नहीं करोगे वो सेव नहीं होगा। इट मीन्स कि इंटरप्ट कैन बी एनीथिंग, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, बहुत तरीके के इंटरप्ट होते हैं। एंड एवरी टाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरप्ट ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ थ्योरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोग्रामिंग इन बेसिक कंप्यूटर्स, ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोग कंपाइलेशन में एक स्टेप पढ़ते हो ना, कि आपका एक सोर्स प्रोग्राम है, उसको फिर आप कंपाइलर कंपाइल करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर लिंकर लोडर होता है, तो ये आपका सारा यहाँ पे कवर है। तो ऑलरेडी मैंने सी का वीडियो बनाया है, सी का सेकेंड या थर्ड प्लेलिस्ट होगा, आप वो जाके वहाँ से कवर कर सकते हो। व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज सब रूटीन, ये सारा वहाँ पे कवर है। उसके बाद आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल है, इससे आपका थ्योरी क्वेश्चन अगेन बनता है। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो स्टार मार्क करती हूँ बिकॉज सीपीयू ही एक्चुअल में आपको पढ़ना है कि व्हाट इज अ सीपीयू। इसमें आपको जनरल रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, एंड दीज आर द कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। एंड इस तरीके से जब आपका एक इंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने ट्रांजेक्शन में पढ़ा था कि आपका एक सीरियल शेड्यूल होता है और आपका एक पैरेलल शेड्यूल होता है। ऑब्वियसली सीरियल शेड्यूल इज बेटर, बट कहीं ना कहीं इसमें हमें थ्रूपुट नहीं मिलता। इसके लिए हम रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम पैरेलल में एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को, बट फाइनली हमें क्या मेंटेन करना होता है? सीरियलाइजिबिलिटी मेंटेन करना होता है। सिमिलरली मैंने वहां पे भी आपको उस टाइम पे बताया था कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पाइपलाइन पढ़ना है। पाइपलाइन का मतलब कि आपको पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ना है, कि कई सारे इंस्ट्रक्शन है और कई सारे इंस्ट्रक्शंस आपस में पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बिकॉज कि वो पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसको हम इंटरप्ट बोलेंगे। सो आपको क्या करना है? इसको पाइपलाइन के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करना है। तो पाइपलाइन क्या है? इस पे नवंबर 2020 में आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, आई होप आप लोग ने बनाया होगा। उसके बाद इसी में आपके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये सारा इसका टॉपिक है। उसके बाद इस टॉपिक में अगर आप जाओगे, अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे थ्योरी है, और यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ में यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज समहाउ टेक्निकल पेपर। और अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा ना, तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ गुड आईआईटीज, या अगर आप पीएचडी के लिए भी जाते हो अच्छी जगह पे, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी हाई स्केल पे आपको इसकी जॉब लगती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कोई भी फैकल्टी होती है तो उसमें वो जल्दी से ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट एवरीथिंग। नाउ अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको अगर सिलेबस अच्छे से समझाया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहे हैं, वो अपने दिमाग में ये रखे कि इस बार एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके 8+ क्वेश्चन सही होने चाहिए कोवा से। ठीक है? तो आप अपना टारगेट सेट करिए और एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करिए। ना अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें मैं आपको अगर सारे टॉपिक को पढ़ाना शुरू करूंगी तो ऑब्वियसली 1 महीना चला जाएगा, पर आपका कोवा कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा? 2020 का, 2019 का एंड 2018 का। तो इसमें आपका एक एक पेपर था, इसमें 2 पेपर था, इसमें 2 पेपर था। अगर आप 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो कोआ में, दैट इज मोर देन एनफ कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2021 में किस सेक्शन से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आप इस चीज से जस्ट गिव मी योर वोट कि मैं जो सोच रही हूँ इस तरीके से हमें पढ़ना सही रहेगा आपके लिए, कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कंपाइल कर ले इसका, बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स, है ना? अभी मैंने वीडियो को फिर से सुन लेना प्लीज, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। तो हम इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को करना है। यस, करेक्ट, कॉन्सेप्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2018। Which of the following mapping is not, this is the keyword। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें एग्जाम में। नॉट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है।
is used for mapping process in cache memory? What will be the answer? Which of the following mapping is not used for mapping process in cache memory? तो पहला मैं पॉइंट बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा, आपके दिमाग में सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी से एवरी टाइम इन पेपर वन यू विल गेट अ क्वेश्चन, फिक्स है कि पेपर वन में आपको पूछेगा ही। तो पहली बात है कि आपको कैश मेमोरी के सारे प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है, आज का आज अभी ये वीडियो देख रहे हो, बाय नाइट और बाय टुमारो मॉर्निंग, यस आंसर इज राइट, बट आई एम असाइनिंग यूर टास्क। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करने का ये मीनिंग है कि आई एम जस्ट गिविंग यूर टास्क, आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं वो समझा रही हूँ। आंसर इज करेक्ट ये, पर आपका टास्क ये रहेगा पहला कि आपको आज नाइट में या फिर कल मॉर्निंग में आप मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस बता देना। हर एक बंदे को ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज कैश मेमोरी। इसके बाद आपको सेकेंड है, इसके आपको प्रॉपर्टीज मालूम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच इज नॉट यूज फॉर मैपिंग प्रोसेस। तो एक आपका होता है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मैपिंग। तो ये 3 टॉपिक आपका इस सेक्शन से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कि आंसर इज सेगमेंटेड पेज मैपिंग। इट मीन्स कि आपको ये मालूम है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैपिंग प्रोसेस इन कैश मेमोरी, दैट इज एसोसिएटिव, डायरेक्टिव एंड सेट एसोसिएटिव। तो यू मस्ट नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश मैपिंग। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं एक क्वेश्चन से आपको 4 डिफरेंट टास्क दे रही हूँ कि आपका ये टास्क है कि अगर इस बार ये क्वेश्चन पूछा तो दिस इज द इजी क्वेश्चन कि आपको ये टाइप्स मालूम था तो आपने यहाँ पे ऑड वन आउट कर लिया। बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे, किस पे, व्हाट इज डायरेक्ट मैपिंग, व्हाट इज सेट एसोसिएटिव एंड व्हाट इज एसोसिएटिव मैपिंग। एंड इस तीनों पे आपके थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं and every time they are going to ask you practical question। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है कोआ। इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन को भी अच्छे से टाइम देंगे तो आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अब बात यहाँ पे आती है कि सेगमेंटेड पेजिंग इज द राइट आंसर, बट लेट अस स्टडी इन टुडेज फर्स्ट वीडियो व्हाट इज कैश एंड मेन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया और उसके साथ में आज ही हम उसके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। बट आपके पास अपना एक सेल्फ नोट्स आज का आज तैयार हो जाना चाहिए। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैश एंड मेन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है उस कंप्यूटर सिस्टम में आपका इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट इज आपका प्राइमरी मेमोरी होगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी होगा। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स ये सब हमको पहले से पता होता है कि जिसमें आपका डेटा परमानेंट स्टोर होगा। प्राइमरी मेमोरी मीन्स जहाँ पे आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। सीपीयू जहाँ पे ईच एंड एवरी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा है। फिर यहाँ पे बात आती है कि कैश की जरूरत क्यों पड़ी। तो कैश की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सीपीयू जब किसी इंस्ट्रक्शन की डिमांड करेगा तो उसको प्राइमरी मेमोरी तक जाने में कहीं ना कहीं कुछ टाइम लगेगा, कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, फिर जो आपकी एक्सेसिंग स्पीड होती है कि जिस तेजी से आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, कहीं ना कहीं यहाँ से उसको फेच करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में मेरा पावर पॉइंट ओपन है, मेरा वर्ड फाइल ओपन है, मेरा जीमेल ओपन है, मेरा फेसबुक ओपन है, सो एंड सो। मैं जब टैब से डिफरेंट विंडोज को चेक कर रही हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, करेक्ट। आपका प्रोसेसर एक ही है, वी ऑल हैव अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम इन आवर लैपटॉप, बट आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मिली सेकेंड्स का फर्क है। और वो इतना कम फर्क है कि आपको ये लगता है कि वो सारे ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे, बट उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है वो इतना फास्ट होता है कि आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि नो दिस इज वेरी फास्ट परफॉर्मिंग। यहां तक क्लियर है। तो इस डायग्राम को यहाँ पे रखने का यही मीनिंग है कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम देगा एंड कोआ में भी ये सारे डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद इसी डायग्राम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप
जब कैश और सीपीयू के बीच में जब इंस्ट्रक्शन आपका ट्रांसफर होता है तो दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज वर्ड। क्यों हम इस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे? क्यों? क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके वर्ड्स गिवन रहेंगे, आपके ब्लॉक्स गिवन रहेंगे, तो आपको इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है। कैश और प्राइमरी मेमोरी के बीच में आपके ब्लॉक होते हैं, ठीक है? तो ये सारा आपके डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैश मेमोरी। नाउ what is a cache memory? Cache memory is an extremely fast memory that acts as a buffer between RAM and the CPU. अभी हमने previous diagram में देखा, it holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. It means कि आपके ये RAM है, इस RAM और CPU के बीच में हमने एक temporary buffer, this is known as temporary buffer storage, that is cache। तो इन दोनों के स्पीड को मिसमैच करने के लिए हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है प्राइमरी मेमोरी स्लो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है एंड सीपीयू में आपका इंस्ट्रक्शन फास्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो दैट्स वाई आपका डेटा लॉस ना हो, इसीलिए हम दोनों के बीच में कैश मेमोरी का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। It is used to speed up and synchronize with high-speed CPU. Cache memory is costlier than main memory or disk memory, but economical than CPU register. Then this question has been asked in paper 1 many times. कि आपको पता होना चाहिए, पहले आपका रजिस्टर होता है, देन कैश होता है, देन मेन मेमोरी होता है, देन सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसके बाद आपका मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क होता है, ठीक है? तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है ना? और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ये सारा क्या होगा? एक्सेसिंग स्पीड फास्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम आपका पेपर 1 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, इसलिए हम बीच में एज अ इंटरफेस यूज करते हैं। एंड द कैश इज अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी विच स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज मेन मेमोरी लोकेशन। दैट इज एग्जैक्टली द सेम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन में कैश मैपिंग टेक्निक्स से था। तो अगर आपने पहले से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि आपकी कैश की मैपिंग डायरेक्ट मैपिंग होती है, फुल एसोसिएटिव होती है एंड के वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग होती है। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर होगा विच इज नॉट यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा सेगमेंटेड पेज मैपिंग। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस और नो? सो नाउ लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। इस कंक्लूजन में हम आपको ये बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। आज जो आपने पढ़ा इसका आपको एक वन लाइनर नोट्स अपना बनाना है। कैसे बनाएंगे वन लाइनर नोट्स? तो टुडे वी हैव स्टडीड कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में नोट्स कैसे बनेगा आपका? मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशंस कॉल्ड एज ब्लॉक और फ्रेम्स। दिस इज आवर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आप हर एक को एक प्रॉपर साइज देते हो, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, लेट अस सपोज। तो जिस तरीके से आपने इसको सब डिवाइड कर दिया, दीज आर नोन एज ब्लॉक्स और वी कैन से फ्रेम। एंड व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस टर्म्स? बिकॉज आपके न्यूमेरिकल में यही सारे टर्म्स पूछे जाते हैं। तो आइदर वो ब्लॉक दे, फ्रेम दे, उसका मीनिंग एक ही होगा एंड हमेशा ब्लॉक आपका मेन मेमोरी के साथ यूज होता है। सेकेंड थिंग इज कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू पार्टीशन having the same size as that of blocks and called lines। ठीक है? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर लाइन की बात होगी तो अगेन वो कैश मेमोरी होगा। तो इसमें याद क्या करना है? सिंपल सी बात समझनी है। कोई भी मेमोरी हो, आइदर वो कैश मेमोरी हो, मेन मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, ईच एंड एवरी मेमोरी का जब भी पार्टीशन होता है तो वो इक्वल साइज का पार्टीशन होता है, कभी भी आपके डिफरेंट साइज के पार्टीशन नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। जो आपका मेन मेमोरी होता है उसको हम पार्टीशन को बोलते हैं ब्लॉक, कैश मेमोरी के पार्टीशन को बोलते हैं लाइन। और ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सेकेंडरी मेमोरी के पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वी कॉल द पार्टीशन ऑफ सेकेंड मेमोरी। नाउ लेट अस रीड टिल देन व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। ड्यूरिंग कैश मैपिंग
block of main memory is simply copied to the cache and the block is not actually brought from the main memory, and data is transferred in the form of words between the cache memory and the CPU. तो हमने यहाँ पे देखा था आपका CPU था, यहाँ पे कैश था एंड यहाँ पे मेन मेमोरी था, ठीक है। तो जब आप डेटा इस दोनों के बीच में ट्रांसफर करते हो दैट इज नोन एज वर्ड, एंड व्हेन डेटा इज ट्रांसफॉर्म in the form of block or pages then it is known as cache memory। और कैश और मेन मेमोरी के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होगा इसे हम बोलेंगे ब्लॉक्स। तो अभी तक आपने इसका आंसर नहीं दिया कि सेकेंड मेमोरी के पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं। these are known as पेजेस। जब आप सेकेंडरी मेमोरी का पार्टीशन करोगे तो उसके पार्टीशन को हम बोलते हैं पेजेस। तो आपको याद होना चाहिए कि मेन मेमोरी में हम किसको पार्टीशन करते हैं, इक्वल साइज को, दैट इज नोन एज ब्लॉक सॉरी। कैश मेमोरी में हम बोलेंगे लाइंस, एंड जब आप सेकेंडरी मेमोरी को पार्टीशन करते हो डेट आर नोन एज पेजेस। एंड दिस इज नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। वो एक बार सिंपली पूछा था आपसे कि सेकेंडरी मेमोरी के पार्टीशन को हम पेजेस बोलेंगे, ब्लॉक्स बोलेंगे या फिर फ्रेम बोलेंगे। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूजीसी नेट में। यू नेवर नो कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड दिस वाज द कंटेंट फॉर टुडे वीडियोस, जिसमें हमने आपको ये बताया कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस while going for the examinations for May 2021। एंड अगर आप कोई एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हो, आइदर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोआ हो, डीबीएमएस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सो एंड सो, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको उसके चारों ऑप्शंस मालूम होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑप्शन तो एक ही सही होगा, बट ये 3 ऑप्शन कहाँ पे गलत हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स सो दैट कि आप किसी के भरोसे ना रहें और अपनी स्टडी को और अच्छे लेवल तक लेके जाए। इफ़ यू लाइक द सेशन आई जस्ट वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है बहुत कि मैम वी आर नॉट एबल टू सी कि आपके कब लाइव क्लासेस होते हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो आप इस टेलीग्राम को सर्च करके ज्वाइन करिए, बिकॉज मैं ईच एंड एवरी सेशन का नोटिफिकेशन जरूर देती हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड आवर फ्री लाइव क्लासेस, एंड दोज हु आर वाचिंग ऑफलाइन उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होता है, पर अगर डाउट्स आपके नहीं भी हो रहे हैं तो जस्ट प्लीज राइट डाउन कंप्लीटेड so that I will came to know that you are following my all the videos. Okay, so thanks for watching. Thank you so much, dear learners.